मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। लखीमपुर खीरी कांड में घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की क्राइम ब्रांच के सामने कराई उपस्थिति दर्ज। पुलिस लाइन लखीमपुर में क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है पूछताछ। हाजिर होने के लिए आशीष मिश्रा को दिया गया था सम्मन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखीमपुर घटना में कोई भी दोषी नहीं जाएगा बख्शा। सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर होगी गिरफ्तारी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपना राज्य नहीं संभाल पाए, ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं लखीमपुर कांड पर राजनीति। 68 साल बाद फिर एयर इंडिया की कमान मिली टाटा ग्रुप को। कर्ज में डूबी एयर इंडिया को टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए की लगाई थी बोली। टाटा की भागीदारी वाली एयर इंडिया का 1953 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। और रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में नहीं की कोई बदलाव। बैंक में गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए ग्रोथ के अनुमान को 9.5 पर रखा है बरकरार। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और समाचार विस्तार से। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ क्राइम ब्रांच की टीम लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। आज सुबह आशीष मिश्र पुलिस लाइन पहुंचे। इससे पहले आशीष मिश्रा को पुलिस ने पूछताछ के लिए सम्मन दिया था। सम्मन में आज 11 बजे तक का समय पूछताछ के लिए निश्चित किया गया था। दूसरी बार सम्मन देने पर आज तय समय 11 बजे से पहले ही आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पहुंच गए। लखीमपुर खीरी कांड में 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए इससे जुड़े लोगों को बधाई दी है, उनकी प्रशंसा की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के ट्वीट कर रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि एक उदाहरण है किस तरह बड़ा प्रयास करके सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन दिया जा सकता है। हर उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं जिसने टीकाकरण अभियान को सफल बनाया है। देश में लगातार कोविड-19 के नए मामलों में कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,166 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों की 1% से भी कम है। ये मार्च 2022 के बाद सबसे कम है। वर्तमान में 0.68% है। पिछले 24 घंटे में 23,624 मरीज महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 97.9% हो गई है। और बुलेटिन में अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े कई मंत्रालय अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और उससे जुड़े 5 मंत्रालयों की समीक्षा करने के बाद प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। पूरे देश के छात्रों ने 15 से 18% छात्र यहां शिक्षा लेते हैं। ये छात्र कई देशों की जनसंख्या के बराबर हैं। उत्तर प्रदेश में नीतियों को सही ढंग से लागू करने से ही देश का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है। मैं कई विषय समझने का कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 15 से 18% विद्यार्थी, देश भर की विद्यार्थियों में से उत्तर प्रदेश में 15 से 18% विद्यार्थी, थोड़ा 1-2 वर्टिकल की थोड़ा और नंबर आना बाकी था। ऐसे उत्तर प्रदेश की
स्टूडेंट नंबर है, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, 5 करोड़ स्टूडेंट है। विश्व में कई देशों को मिलाए तो उतने नागरिक होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जितना विद्यार्थी है। बहुत प्रसन्न हूं। यूपी की शिक्षा विभाग के बारे में अनेक गुणात्मक इंप्रूवमेंट इन दिनों में हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में धारा 144 लागू है। पूरे जिले को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। हर एक सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच समिति ने 12 घंटे इनसे पूछताछ की थी। उन्हें हत्या, आपराधिक साजिश, लापरवाही से वाहन चलाने और बलबे की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आज उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग कर सकती है। आशीष ने जांच समिति को कई फोटो और वीडियो साक्ष्य के तौर पर दिए। शपथ पत्र में लोगों ने घटना के समय आशीष को बनवीरपुर गांव के दंगल कार्यक्रम में उपस्थित बताया। 3 अक्टूबर को हुई घटना के बाद लगातार राजनीतिक दल इस मामले में बदलाव बनाए हुए थे। जांच समिति आशीष के दावों से संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 अक्टूबर को हुई घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसमें कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना हुई उस पर हमने स्पष्ट कहा कि वे बेहद दुखद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि ये दुखद है और हमारी प्राथमिकता ये है जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट किया कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए अवसर उपलब्ध होंगे। मीडिया में प्रसारण सुधार के कदमों के तहत एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि यह खबर सही नहीं है। हाल ही में दूरदर्शन केंद्र सिलचर और दूरदर्शन कलबुर्गी के बारे में भ्रामक खबरें प्रसारित की गई थी। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन के सिलचर और कलबुर्गी केंद्र पर निर्मित कार्यक्रम दूरदर्शन असम और दूरदर्शन चंदाना चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। अब तक लगभग 70% एनालॉग ट्रांसमीटर समाप्त कर दिए गए हैं। प्रसार भारती ने कहा है कि लगभग 50 एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर अगले वर्ष 31 मार्च तक हटा दिए जाएंगे। प्रसार भारती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान और कार्य योजना पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हापुड़ जनपद के जिला कलेक्ट्रेट में विश्व अंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और मत्स्य पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों से मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन करने की अपील की है। मत्स्य पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि विश्व अंडा दिवस के अवसर पर मैं समस्त अंडा उत्पादकों को बधाई देता हूं। उनकी वजह से आज पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर के अंडा उत्पादक हैं। आने वाले समय में देश अंडा उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 की स्थिति हासिल कर लेगा। देश में अंडे का उपयोग बढ़ा है। कई बीमारियों में भी अंडे के सेवन की सलाह दी जाती है। आने वाले समय में लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वो छोटे छोटे रोजगार के साथ लोगों को काम उपलब्ध करवा सकें। मैं बधाई देना चाहता हूं समस्त अंडा उत्पादकों को। आज पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर के उत्पादक हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ समय बाद निश्चित रूप से विश्व में हम प्रथम नंबर पे अंडा उत्पादक के रूप में होंगे। आज के दिन बहुत सी बीमारियों में
एलोपैथी के डॉक्टर भी अंडा खाने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। अंडा उत्पादन करने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए और अधिक से अधिक अंडा उत्पादन करना चाहिए। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हाथरस जिले में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवती और महिलाओं का कहना है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। ये प्रशिक्षण हाथरस के सासनी स्थित केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। संस्थान के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एनके सेंगर ने बताया है कि यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय ये सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ सिलाई से जुड़ी हर एक बारीकी बताई जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये महिलाएं खुद को स्वरोजगार कर सकेंगी। प्रशिक्षिका बबीता शर्मा ने बताया है कि युवतियों और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं के साथ साथ इसमें लड़कियों की सुख सुविधाओं का, सारी जितनी मटेरियल्स हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान दिया जाता है और इन लड़कियों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे कि ये आत्मनिर्भर बन सकें और ये सक्षम हो सके, ताकि अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें, प्लस किसी के आगे ये हाथ न फैला सके। आत्मनिर्भर होने की ये तैयारी में हमारी यही योजना है कि जिससे कि हर लड़की अपना छोटे से छोटा काम करके घर को एक छोटे से व्यवसाय के रूप में इसको अपना सके, जिससे कि ये लड़कियां आगे बढ़ सके और अपने परिवार का ध्यान रख सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही गरिमा ने बताया कि यहां बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है। सब कुछ सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बुटीक खोलकर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। चांदनी ने बताया है कि वो सिलाई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सीख रही हैं। भावना ने बताया है कि वो सूट कई महिलाओं के कपड़ों की सिलाई सीख ली है। मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आती हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है और सब कुछ सामान सरकार द्वारा दिया जा रहा है और मैं अपने सिलाई का मतलब बुटीक खोल के अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपने बच्चों की लाइफ बनाना चाहती हूँ और अपने मतलब दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। जिससे जैसे मैं बहुत से गांव में देखा है लड़कियों को निकलना नहीं दिया जाता, लेकिन ये चीज़ हम सीखेंगे, अपनी बुटीक वगैरह खोलेंगे, उससे हमारा अलग नाम होगा, किसी के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। मेरा नाम चांदनी है, मैं लोहरा की हूँ। मैं सिलाई सीखने आती हूँ यहाँ पर और मैं सिलाई इसीलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ, अपना मतलब खुद का खर्चा मैं खुद से चला सकूं, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकूं, इसीलिए मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ। डाक विभाग सुकन्या समृद्धि योजना महाअभियान की शुरुआत कल कर चुका है। जिन लोगों को इस योजना का लाभ लेना है वो एक फोन कॉल करके या मैसेज डालकर ले सकते हैं। डाक विभाग घर जाकर सुकन्या योजना के अंतर्गत इनका खाता खोलेगा। ये अभियान 29 सितंबर तक जारी रहेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को बढ़ाया जा रहा है। ये खाता जन्म से 10 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए बेटी के नाम से 250 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ खाता खोला जा सकता है। इसमें अधिक से अधिक ब्याज दर 7.6% दिया जा रहा है। ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसकी अंतिम तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है। अमृत महोत्सव के दौरान हम लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना को लोगों के बीच ले जाने में अभिनव पहल की है। हम लोग हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जारी किए हैं और हर व्यक्ति जो भी कन्या का खाता खोलेगा और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर है और बच्ची के पढ़ाई के लिए और उनके विवाह के लिए इस योजना से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। हम लोगों ने 7 अक्टूबर से ये योजना प्रारंभ की है और 29 अक्टूबर तक ये योजना चलेगी, जिसमें डाक विभाग अभिनव पहल के तहत घर जाकर के सुकन्याओं का खाता खोलेगा। इसको हम लोगों ने समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज अभियान नाम दिया है और हमारी जो टैगलाइन है वो है कि सुकन्या के घर पहुंचेगा डाकघर। मथुरा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ऊर्जा मंत्री ने लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया है। ऊर्जा मंत्री ने जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को कैंप लगाकर कार्ड बनाने और खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को भी खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सदर बाजार में नमामि गंगे योजना के तहत लगाए जा रहे एसटीपी और
पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया, उसको उनके मानक के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्यान्न योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं ने कहा कि सरकार ने कोविड के दौर में उनके घर का ख्याल रखा है, इसके कारण उनको सहूलियत मिली है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। विशेष तौर से मथुरा के निवासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये भूमि है और अंत्योदय पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान का जो लक्ष्य है, जो नारा है, वो आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। ये मथुरा से दृश्य सब लोग अपने लाडले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं क्योंकि पंडित जी का जो सपना था वो आदरणीय मोदी जी उसको साकार कर। जो अन्न की जो योजना है, जो हमारे यहाँ अन्न महोत्सव चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्र के जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं और जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको यहाँ महोत्सव के अंतर्गत अन्न वितरण किया गया। 2 बार राशन मिलता है महीने में, नकद पैसा और सुविधा अच्छी है। डैम्पी नगर से हमें सुविधा बहुत मिली है, राशन पूरा मिला है, हमें हर महीने के महीने 2 बार मिला है और अब भी मिल चुका है। कोरोना काल में 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ फ्री अनाज बढ़वाया उन्होंने, ये किया कार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कश्मीरी गेट की राशन दुकान पर लोग लाइनों में लगकर मुफ्त अनाज प्राप्त कर रहे हैं। लोग प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तस्वीर वाले थैले लेकर राशन लेने आ रहे हैं। जब कोविड के कारण लोगों के काम धंधे बंद हैं, तब सरकार की ये योजना लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी को बराबर मिल रहा है। अन्य सरकारों की तरह जाति, धर्म और मजहब देखकर ना ये सरकार योजनाएं बना रही है और ना लोगों को सीमित दायरे में इसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय लोग इस योजना से खुश हैं कि सरकार ने उनकी रसोई और भोजन की चिंता की है। मेरा नाम आबिद अली है, कश्मीर का निवासी हूँ और मोदी जी द्वारा जो राशन दिया जा रहा है इससे हम लोगों को बहुत लाभ है और काम धंधे से हम लोग परेशान हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, महीने में 2 बार राशन वितरण दिया जाता है हम लोगों को, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और लोगों के उससे परिवार भी चल रहे हैं। मोदी जी की तरफ से राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, उससे जो है किराना थोड़ी राहत मिली है, बहुत ही राहत मिली है। तो उससे जो है किराना सुकून भी है। लॉकडाउन की वजह से महीने में 2 बार मिलता है राशन। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और जब से लॉकडाउन लगा था सभी लोग परेशान थे, मैं भी परेशान था। मगर ये मोदी जी की तरफ से ये जो राशन बढ़ रहा है 1 महीने में 2 दफ़ा, तो उससे थोड़ी राहत है हम लोग को, सभी को है, ये भी है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देने के लिए एक शिविर भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि मानसिक रोग होना कोई जादू टोना जैसी चीज नहीं है, इसका इलाज संभव है। मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी द्वारा मंदबुद्धि बच्चों को प्रमाण पत्र और उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम में मेरठ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मानसिक रोगों के उपचार के प्रति जागरूक भी किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग कभी हेल्प मांगते नहीं हैं। कब बहुत सारे हमारे मानसिक रोगी, हमारे परिवार ऐसे हैं जिसमें मानसिक रोगी रहते हैं, बट कभी हम बाहर नहीं आते, हेल्प नहीं मांगते। अगर जब भी हम ये डिसाइड कर लें कि नहीं इसको हेल्प की ज़रूरत है और सही जगह चले जाएं, हेल्प मांग लें, इनिशियली सही जगह डॉक्टर को दिखा दें। जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे पूरा इनका अलग विंग है, वहाँ दिखा दें, तो इसमें मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएंगे। और ये जो आयोजन आज किया गया था उसका मेन उद्देश्य यही था कि हम लोगों को ये बताएं कि कि ये ज़रूरी है कि आप हेल्प मांगें, बाहर निकलें और उसको जानें और अपने आप को जो है और अपने आसपास अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उसको ठीक कराएं। 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जनता में जागरूकता का फैलाना, मानसिक रोगों के प्रति उन्हें सचेत करना, प्रचार प्रसार करना और ये बताना कि अगर व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित है तो उसको उपचार, सहयोग
और सहानुभूति के साथ स्वस्थ किया जा सकता है, क्योंकि उसका भी जीवन पर हक है, उसका भी खुशहाली पर हक है। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में कृषि विभाग द्वारा अपनी किसान सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टोकन जनरेशन की योजना का लाभ यहां के किसानों को मिल रहा है। झांसी के ललितपुर में भी किसानों द्वारा स्वयं पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जनपद के किसानों के द्वारा स्मॉल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, कस्टम हायरिंग सेंटर सहित कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक अनुदानित योजना में दिलचस्पी दिखाई जा रही है। लाभार्थियों द्वारा किसान उत्पादक संगठन तथा ग्रामीण कृषि उद्यमियों के साथ साथ पंजीकृत किसान समिति व NRLM की समूह योजना में पंजीकरण कराया गया है। मोदी और योगी सरकार की इस पारदर्शी ऑनलाइन अनुदान से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा रहा है। इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो योजना चलाई हैं, पारदर्शिता है उसमें। आप खुद अपने मोबाइल से या अपने किसी भी जरिए कंप्यूटर वाले के यहाँ जाके खुद आप उसको टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद आपको जो यंत्र चाहिए आप वो यंत्र ले सकते हैं। जैसे हमने आज अपना कस्टम हायरिंग सेंटर के उद्यमी युवा उद्यमी के तहत हमने अपना टोकन जनरेट किया है। जैसे हमें ट्रैक्टर है, कुछ ट्रैक्टर के साथ का सामान हमें आराम से सब्सिडी पे मिल जाएगा। आने वाले समय में योगी जी, मोदी जी जो सुविधाएं, जो व्यवस्था किसानों के लिए कर रही है, तो 2000 रुपये उन्हें देती है, आगे वाले समय में मुझे लगता है सबसे अच्छी सरकार यही है। क्योंकि खेती करने में बहुत परेशानी होती थी और जो ये सरकार की योजना है 40-50% की इसमें अनुदान राशि है, इससे बड़ा लाभ मिल रहा है किसानों को। पूरा प्रदेश इस व्यवस्था से खुश है, किसान भी खुश है। इससे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होता है जो टोकन जनरेट करता है, सीधा किसान को लाभ मिलता है, बिचौलियों का कोई काम नहीं है इसमें, इसलिए ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। मैया महिषासुर घाती, विलोचन नैना मधुर विलोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि नवरात्र में देवी स्कंद माता की उपासना की जाती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता अपने भक्तों की सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति उन्हें प्रदान करें। स्कंद माता यशस्विनी, शारदीय नवरात्रि पर चित्रकूट में झारखंडी माता मंदिर, मराठा कालीन प्राचीन काली देवी मंदिर सहित जिले के अन्य देवी मंदिरों में भी देवी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवी भक्त दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती व्रत अनुष्ठान के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में जगह जगह पंडाल और सजाकर देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पुजारी संतोष झारखंडी माता मंदिर ने बताया कि बिहार से भगवान राम के वनवास काल में राजा जनक के बुलावे पर भगवान राम और सीता से मिलने माता चित्रकूट आई थी। तब से मां यहीं स्थापित हैं और इस स्थान से लोग श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि उनके यहां आने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये अपने आप यहाँ से पताल पुर प्रकट रही, ठीक है, और इनमें इतना महात्म है कि कोई भी आए, कोई दुखिया आए तो निराश नहीं जाए, खाली नहीं लौटेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की लीला का मंचन लगातार जारी है। नए रूप और दिव्य स्वरूप में अयोध्या की रामलीला में फिल्म जगत से कई प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला के चौथे दिन के मंचन की कुछ झलकियां। अयोध्या की रामलीला के चौथे दिन दशरथ द्वारा भगवान श्री राम के राज तिलक की घोषणा से अयोध्या के नर नारी हर्ष एवं उल्लास में डूब गए। खुशियाँ मनाओ, मोरे राम रमैया की जय हो, मोरे
लेकिन ये हर्ष तब विषाद में बदल गया जब कैकेयी के हट के बाद राजा दशरथ अपने वचन से विवश होकर भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास देते हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा दीजिए। मुझे छोड़ कर न जाओ। अयोध्या की रामलीला में फिल्म जगत के अनेक प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिससे इस रामलीला के प्रति लोगों में जबरदस्त आकर्षण है। लक्ष्मण, पुत्र सीता, पुत्र राम, पुत्र राम। अयोध्या की रामलीला का दूसरा संस्करण 6 से 15 अक्टूबर तक चल रहा है। इसके अंदर रावण की भूमिका में आपको शाहबाज खान जी नजर आएंगे, अहिरावण की भूमिका में आपको शक्ति कपूर नजर आएंगे, रजा मुराद भी अन्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसी के साथ आपको राहुल बुच्चर जी राम की भूमिका में नजर आएंगे, राकेश बेदी जी विभीषण की, और राकेश बेदी की जो बिटिया है रिधिमा बेदी वो भी अन्य भूमिकाओं में आपको नजर आएगी। इसी के साथ बिंदु दारा सिंह हर बार की तरह आपको इस बार भी हनुमान की भूमिका में देखने को मिलेगा। दूरदर्शन के माध्यम से अयोध्या की रामलीला का सजीव प्रसारण देख राम भक्त बेहद आनंदित हैं। रामायण आज भी हम लोगों को वो चीजें सिखा सकती है जो आके आधुनिक समय में हमारे पास नहीं होती हैं, या हम उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कोरोना की वजह से इसी वजह से हम लोग रामलीला को वहाँ जाके नहीं देख सकते, इसी वजह से हम लोग अपने घर में दूरदर्शन की वजह से हम लोग टीवी पे अपने घर में सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। हम लोग वहाँ जाके नहीं देख पा रहे हैं, तो हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर में बैठ के अयोध्या की रामलीला जो सब बहुत अच्छे कलाकार द्वारा किया जा रहा है वो हम लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, इसका मंचन कर रहे हैं। रामलीला बहुत अच्छी है। राम वनगमन से अयोध्या में पूर्व धन क्रंदन के बीच दशरथ का प्राण त्याग राम भक्तों के लिए आधार सदृश रहा। दूरदर्शन के जरिए भगवान श्री राम की लीला का मंचन का अयोध्या से सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे प्रतिदिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन नेशनल के चैनल पर देखा जा सकता है। शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रग रग में गंगा का प्रसारण अयोध्या की रामलीला के ठीक बाद रात 10 बजे किया जा रहा है। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अयोध्या। इस समय तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में रामलीला की धूम है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि लालापुर और गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सहित ग्रामीण इलाकों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। शहर में 160 वर्ष पुरानी रामलीला लोगों को उत्साहित कर रही है और भगवान श्री राम के आचरण को स्थापित कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में हर उम्र वर्ग के दर्शक रामलीला के सजीव मंचन का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं रामलीला के कलाकारों का कहना है कि हम लोग चित्रकूट में रामलीला को सिर्फ भक्तिभाव से ही नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इस तपोभूमि पर श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। ये रामलीला पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ की जा रही है। कलाकार भी अपनी भाव भंगिमा और संवाद से कला का प्रदर्शन करते हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है।